नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे और यहीं से आपका पेपर बनेगा। ऐसे प्रश्न हैं कोई नकार नहीं सकता। तो देख लेते हैं ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए। और सबसे पहले एक बात और बता दूं आपको कि आपकी जो पेपर की डेट आ चुकी है, 26 अगस्त को हमारा हिंदी का एग्जाम है। 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। सुबह के टाइम पे भी 9 से 12 और शाम के टाइम पे भी। तो देख लेना आपका कौन सी शिफ्ट में आएगा। अभी रोल नंबर तो डले नहीं है, पर ये डेट आ चुकी है कि पेपर आपका होगा ही होगा और ये 100% श्योर है, ठीक है। तो वो जो अभी 20-25 दिन बचे हैं वो रणनीति भी मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप अपना जेआरएफ निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले कौन सी भाषाएं आर्य भाषाओं में शामिल नहीं हैं। तो अरबी और तुर्की ऐसी दो भाषाएं हैं जो आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। और ये PYQ में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ी बोली के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोली के दो अन्य नाम लरिया और खलता ही हैं। अगर आपको खलता ही मिल जाए तो वो भी सही है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो जो झ है ये स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। बोल कर देखेंगे तो आप एक झंझनाहट सी महसूस होती है हमें। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। ये भी PYQ से लिया गया प्रश्न है। तो सबसे पहली हमारी ब्राह्मी लिपि, दो लिपियां थी हमारी, ब्राह्मी और खरोष्ठ थी। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि है। तो जो शुरुआत में क्या थी, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारी पहले ही इकाई से संबंधित 5 प्रश्न। इसी प्रकार मैं 50 प्रश्न लेके आई हूँ, प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न। इकाई 2 देख लेते हैं। ये हमारी जो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो काल विभाजन है, लेखन है और हमारे जो काल आते हैं इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनसे संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहला है इसमें इकाई 2 में, वैसे 6 नंबर का है, आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम है भाई, सबसे पहले आएगी हमारी भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय प्रकाशन वर्ष है 1184 ईस्वी। स्थूली भद्र रास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1209। नेमिनाथ रास, इसका प्रकाशन वर्ष 1213 है। और संगीत रत्नाकर मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला देखते हैं, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है, मतलब आध्यात्मिक बताया है। तो आनंद कुमार स्वामी ने इनकी पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक कहा है, ठीक है। 8वां प्रश्न सुमेलित करना हमें। जयमयंक जस चंद्रिका 12वीं शताब्दी इनका जो समय है और इसको लिखने वाले हैं मधुकर कवि। पृथ्वीराज रासो, इसका समय 12वीं शताब्दी है और इसको लिखने वाले चंद बरदा, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। श्रावकाचार 933 ईस्वी में, इसको लिखने वाले देवसेन हैं। नेमिनाथ रास इसके लेखक सुमति मणि है। मुनि सुमति मणि आ जाए वो भी ठीक है और सुमति मणि भी ठीक है। अगर इसके आगे आपको मुनि लिखा मिले तो ये मत समझना और कोई है। और इसका जो समय है वो है 1213 ईस्वी। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है हमारा मिस्र बंधु विनोद और ये 4 भागों में है। मिस्र बंधु विनोद, इसका पहला भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और इसके जो अन्य 3 भाग थे वो 1934 में प्रकाशित हुए। कब हुए, 1934 में। हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल का है और यह है 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है और 1938 में ये प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और 1940 में प्रकाशित हुआ। ये हमारे PYQ से उठाया गया प्रश्न है।
तो मैंने इसको व्याख्या सहित बता दिया है। अगला देख लेते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। ठीक है, जो गद्य साहित्य है उसका जो उद्घाटन समझ लेते हैं हम एक तरीके से, वो नाटकों से प्रारंभ हुआ। तो यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसके साथ ही हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब आती है हमारी इकाई 3। भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को कहा है? तो ये वक्रोक्ति अलंकार को इन्होंने कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्दम काव्यम किसकी उक्ति है? उक्तियां भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप शुरू का नाम याद कर ले, जैसे शरीरम आ जाएगा तो दंडी हो जाएगा, शब्दार्थ सही तो काव्यम होगा तो हमारा भामह हो जाएगा, और रमणीय आ जाएगा तो हमारा पंडित जगन्नाथ हो जाएगा। और इनका समय बता देती हूँ, 17वीं शताब्दी है। ठीक है, 17वीं शताब्दी इनका समय है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। रूपवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये कोलरिज ने दिया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न है। आपको अन्यवाद तो विखंडनवाद है, उत्तर संरचनावाद है, ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे, परंतु ये रूपवाद आपने नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि एनटीए अब की बार बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है, तो उसी के आधार पर मैंने इन प्रश्नों को बनाया है। ये कोलरिज ने सिद्धांत दिया था। अब आता है 15वां प्रश्न, सुमेलित करना है। तो भाई कोलरिज का जो जन्म है, कई बार इनको क्रम वाइज लगाना भी पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी रचनाओं को क्रम अनुसार लगाना पूछ लिया जाता है। तो कोलरिज का जो जन्म वर्ष है 1772 है, और इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया करके अपना स्थान इतिहास में बनाया। और जो इन्होंने जो ये रचना लिखी है ये 1817 में लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 इनका जन्म वर्ष है, और एसेज इन क्रिटिसिज्म इनका 1865 में लिखी गई रचना है। क्रोचे 1860 इनका जन्म वर्ष है। इनकी रचना एस्थेटिक्स 1909 है। आई ए रिचर्ड्स 1893 इनका जन्म वर्ष है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 इनकी रचना है। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारी 3 यूनिट हो चुकी हैं। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं सारी यूनिट मैं आपको करवाऊंगी। उनके जो मुख्य मुख्य प्रश्न है वो मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि पेपर आपका यहीं से बनने वाला है। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, आपको और किसी चैनल पर जाने की जरूरत है नहीं, मेरे साथ बने रहिए। मैं इसके 3 पार्ट करूंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तब तक खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।